अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूसिल टेबलेट के बारे में। क्यूसिल टेबलेट बहुत इंटरेस्टिंग मेडिसिन है क्योंकि ये जिन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है उन बीमारियों में जो अफराद मुब्तला होते हैं आप उन अफराद को कहीं ना कहीं कोट करते रहते हैं, किसी न किसी अल्फाज में आप उनको याद करते रहते हैं। बस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूसिल टेबलेट के इंट्रोडक्शन के बारे में, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो क्यूसिल टेबलेट जो है ये सेकंड जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग्स है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्विटिपाइन होता है और क्विटिपाइन को फर्स्ट टाइम 1990s में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और 1997 में इसको एफडीए से अप्रूव किया गया। क्यूसिल टेबलेट वो मेडिसिन है जो कि 2010 में यानी कि 2010 में ये यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में 5th नंबर पे आती है जो कि सबसे ज्यादा सेल होने वाली मेडिसिन रही है। और ये मेडिसिन कम से कम 70 से ज्यादा ममालिक में ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। अगर हम बात करें क्यूसिल टेबलेट की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमालात के बारे में, तो इस मेडिसिन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मेजर डिप्रेशन में किया जाता है। इसके अलावा फिर बाइपोलर डिसऑर्डर और शिज़ोफ्रेनिया के मरीजों में किया जाता है। अब डिप्रेशन से तो आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ ही होंगे कि इसकी अलामात क्या होती हैं और ये किन पेशेंट्स में होता है। लेकिन ये दो अल्फाज बाइपोलर डिसऑर्डर और शिज़ोफ्रेनिया हम इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है और इसकी अलामात क्या होती हैं। अच्छा, ये बीमारी जो है ये दिमागी या जहनी बीमारी हम इसको कह सकते हैं, दिमाग से रिलेटेड होती है ये बीमारी। इस बीमारी में क्या होता है, बल्कि इस बीमारी को सबसे पहले जो है ना मैनिक डिप्रेशन भी कहा जाता है। इस बीमारी में मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, मूड बदलता रहता है। कभी मरीज बहुत ज़्यादा खुश होता है, जज्बाती होता है, खुश अखलाक होता है और कभी बहुत ज़्यादा उदास होता है, गमगीन होता है और ज़रा-सा कोई भी बात हो तो बस ये ट्रिगर हो जाता है। यानी कि मूड स्विंग की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है इन पेशेंट्स में। अगर हम बाइपोलर डिसऑर्डर की सिम्पटम्स देखें तो मरीज़ पुरसुकून नींद सो नहीं सकता। एक अलामत तो ये है। फिर दूसरी अलामत ये है कि बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड के साथ बात करता है। फिर इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी पाया जाता है कि जो करीबी लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्तों से अचानक ताल्लुकात ख़त्म कर देता है और अचानक ही खुद ब खुद जोड़ लेता है। कोई भी फैसला करने में उसको मुश्किल पेश आती है, फैसला नहीं कर पाता। अगर फैसला कर भी पाता है, सारा दिन सोचता रहता है, इस फैसले को मैं डन करूँ या वेट करूँ, पेंडिंग करूँ या डन करूँ। ये सारा दिन इसी कश्मकश में रहता है। फिर अक्सर अफ़राद में जिनमें अलामात बहुत ज़्यादा अग्रवेट करती हैं, उन अफ़राद में फिर खुदकुशी करने के ख़्यालात भी आते हैं। अक्सर मरीज़ों में छोटी-छोटी बात पे भड़क उठने, तैश में आने, गुस्सा आने की अलामात बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अक्सर मरीज़ सोचते हैं कि मैं खरा बंदा हूँ, मतलब उनका ख़्याल होता है कि मैं सिर्फ़ खरा बंदा हूँ, बिल्कुल राइट पे हूँ। ये जो शख्स बैठा है या वो जो शख्स है, जो दूसरा शख्स है, वो गलत है। तो ये तमाम अलामात जो हैं, ये बाइपोलर डिसऑर्डर की हैं। ये बीमारी ज़्यादातर उन अफराद में पाई जाती है जो कि 20 से 25 साल की उम्र में होते हैं, यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग एज होती है वो 20-25 साल के बाद ही ये बीमारी जो है वो सामने आती है। इसके बाद हमने दूसरा नाम लिया था शिज़ोफ्रेनिया के बारे में। ये बीमारी भी दिमागी ज़हनी बीमारी है जो कि अक्सर अफराद में 20 से 30 साल की उम्र में ज़ाहिर होना शुरू होती है और ये मर्द और ख़वातीन दोनों में पाई जाती है। अगर हम मेल की बात करें तो ये 20s में स्टार्ट हो जाती है और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो 25 से 30s के दरमियान और कुछ फीमेल्स में फिर 20s में भी ये जो है बीमारी देखी जा सकती है। अगर हम इस बीमारी को तावीज़ों वाली बीमारी कहें या रूहानी बीमारी कहें तो वो बिल्कुल इस पे एग्जैक्ट वर्ड लगता है। इस बीमारी में क्या होता है कि इस बीमारी में मरीज़ को अजीबो-गरीब ख़्यालात होते हैं, जैसा कि वो अपनी बात को 100% सही मानता है और अगर बात गलत हो भी तो हार मानने से इनकार था। यानी वो जो बात करता है अगर अब वो बिल्कुल ठीक ना हो या वो गलत बात कर रहा हो तो वो हार मानता ही नहीं है। हार मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है। इस बीमारी के जो मरीज़ होते हैं अक्सर यही सोचते रहते हैं कि फ़लाँ शख्स ने मेरे खिलाफ साज़िश की है या फ़लाने शख्स ने मुझे डुबोने की कोशिश की है, मुझे ख़त्म करने की कोशिश की है। ऐसे-ऐसे ख़्यालात उसके ज़हन में आते रहते हैं। फिर ऐसे-ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करता है जो मानी ही नहीं रखते। फ़ज़ूल अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है। वाज़ेह तौर पर सोच नहीं सकता या तवक्को के मुताबिक जवाब नहीं दे सकता। इसके अलावा फिर कभी-कभार माँ-बाप को, वालिदैन को गलत कहता है कि तुम लोग गलत हो, तुम लोगों ने ये गलत किया, तुम लोगों ने ये गलत किया। इस तरह के उनमें साइन सिम्पटम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कि वो इस तरह की बातें करते हैं। इन अफराद में भी फिर जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं जल्दी-जल्दी कोई भी फैसला नहीं कर पाते। अगर कर भी लें तो फ़ौरन से यू टर्न ले जाते हैं, यानी कि वो एक स्टैंडिंग पोज़ीशन नहीं ले सकते कि कोई भी फैसला जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाते। तो फिर इन तमाम कंडीशन में ऐसी मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं, जिसमें एक ड्रग जो है वो क्यूसिल मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी नोट कर लें कि जिस तरह बाइपोलर डिसऑर्डर और शिज़ोफ्रेनिया के अगर हम टेस्ट कराएं
कि इस बीमारी के अगर ये टेस्ट कराएं तो ये बीमारी निकल के आ सकती है या ये डायग्नोज हो सकती है। तो इस तरीके से बाइपोलर डिसऑर्डर और शिज़ोफ्रेनिया के कोई भी ऐसे टिपिकल टेस्ट नहीं है या लेबोरेटरी ऐसी कोई भी टेस्ट नहीं है, बल्कि कुछ कंडीशंस में जो है वो इमेजिंग स्कैन्स किए जाते हैं जिसमें सीटी है, एमआरआई है और कुछ दिमाग से रिलेटेड जो है वो टेस्ट किए जा सकते हैं। तो उनमें फिर क्लिनिकल हिस्ट्री के साथ देखा जा सकता है कि आखिर काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, ये बीमारी क्यों अग्रेवेट हो रही है या इस उम्र में या इस शख्स को क्यों बीमारी हुई है या कोई फैमिली हिस्ट्री है, उसी हिसाब से फिर इन बीमारियों का इलाज किया जाता है। और इन बीमारियों में ज़्यादातर फिर एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्यूसिल मेडिसिन के डोजेज के बारे में, लेकिन डोजेज बताने से पहले हम इसकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं। क्यूसिल टेबलेट जो है मार्केट में वो 25 mg, 50 mg और 100 mg की स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा फिर ये एक्सटेंड रिलीज जिसको हम XR कहते हैं, 200 mg, 300 mg, 400 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। अब इसका डोज जो है वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, टाइप ऑफ डिजीज पे, फिर सिम्टम्स जो हैं, अलामात जो हैं वो कितनी ज़्यादा अग्रवेट हो रही हैं, कितनी ज़्यादा वो शिद्दत इख्तियार कर रही हैं, मरीज़ की कंडीशन क्या है, उसी हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। और इसका डोज कभी भी फिक्स नहीं होता, यानी इसका डोज जो है वो बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। और इसके डोज में एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि डे वन जो है अगर हम 50 mg से स्टार्ट कर रहे हैं या 25 mg से, वो सुबह शाम 25 mg दी जाएगी, फिर डे 2 पे 50 mg, फिर डे 3 पे 100 mg, फिर डे 4 पे जो है वो इसी तरीके से इसका डोज एडजस्ट किया जाएगा। और अगर इसका मेंटेनेंस डोज देखा जाए तो फिर वो एडजस्ट किया जा सकता है। अगर अलामात कंट्रोल में आ जाती हैं, अगर ये मेडिसिन सूट कर जाती है, तो फिर ये मेडिसिन ज़्यादातर जो है वो 50 mg सुबह शाम या 100 mg सुबह शाम ली जा सकती है। अगर हम इसके मैक्सिमम डोज की बात करें कि दिन में मैक्सिमम डोज इसका कितना दे सकते हैं, तो रिसर्चेस के मुताबिक 750 mg पर डे तक इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। मेंटेनेंस डोज का मैंने बता दिया। इसके अलावा फिर इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, तो लंबे अरसे तक इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये मेडिसिन ज़्यादातर लॉन्ग टर्म यूज़ की जाती है, जो कि साला साल ये मेडिसिन चलती रहती है, क्योंकि ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिवर्सल हो जाए और ये बीमारी ख़त्म हो जाए, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर जो है इसको प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक ये मेडिसिन जो है फिर उन सूरतों में दी जा सकती है जब पेशेंट की सिम्टम्स जो हैं वो अग्रेवेट हो रही हों या पेशेंट का गुजारा इस मेडिसिन के साथ ना हो रहा हो, फिर ये मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है। और ये रिसर्चेस के मुताबिक बेबी के लिए और माँ के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इस मेडिसिन को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डेटा के मुताबिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये टेम्पररी सिम्टम, बच्चा पैदा होता है तो न्यूबॉर्न बेबीज में टेम्पररी सिम्टम्स इसकी आ सकती हैं, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम बात करें क्यूसिल टेबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो क्यूसिल टेबलेट के साइड इफेक्ट्स शुरू में जब ये मेडिसिन स्टार्ट की जाती है तो स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा सा स्लीपिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से फिर गुनूदगी, सुस्ती, मरीज सोया सोया महसूस हो सकता है, वो भी फर्स्ट फ्यू डेज में, यानी कि कुछ दिन के लिए अलामात महसूस हो सकती हैं। उसके बाद ये अलामात जैसे जैसे मेडिसिन बॉडी में सूट करती जाती है ये डिसअपियर हो जाती हैं, साइन सिम्टम्स जो हैं। लॉन्ग टर्म इसके इस्तेमाल करने से थोड़े से मसल स्टिफनेस हो सकती है, यानी पट्टे खींचने की शिकायत हो सकती है, पट्टों में खिंचाव हो सकता है, जिस्म में अकड़ाव होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा फिर कुछ पेशेंट्स में यह भी नोट किया गया है कि हार्ट बीट जो है वो थोड़ी सी फास्ट होने की शिकायत हुई है। इसके अलावा फिर इसके जो कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो ड्राई माउथ यानी कि मुंह खुश्क होने की शिकायत हो सकती है। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट्स थे सारे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये साइड इफेक्ट्स जो भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स उनमें होंगे। इनमें से एक दो जो साइड इफेक्ट हैं वो अपीयर हो सकते हैं और टाइम टू टाइम अपीयर और डिसअपीयर होते जाते हैं। इनमें ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।